तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए आज का ये टॉपिक है नाउन। पार्ट ऑफ द स्पीच में सबसे पहले अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं नाउन को। आपने नाउन पढ़ रखा है, आपको आता होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको कुछ विशेष प्रकार से बताने का प्रयास करूंगा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। देखिए नाउन को यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप एडजेक्टिव को अच्छे से समझ पाएंगे, इसीलिए नाउन को अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिना समय गवाए सीधे वीडियो की ओर चलते हैं। नाउन जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, और अगर उसके डीप में और जाएं तो हम इसी को नाम कहते हैं। सीधे सीधे आप कह सकते हैं नाउन का मतलब नाम है, यानी कि कोई भी नाम जिसका प्रयोग किया जाता हो वो नाउन कहलाता है। अब यदि डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आपने दोस्तों खूब अच्छे से सुनी हुई है। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यहां पर हमने लिखा है पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, इमोशन, क्वालिटी, ये सारी चीजें नाउन के अंतर्गत, नाउन संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। किसी व्यक्ति का नाम जैसे रवि, किसी स्थान का नाम जैसे मुरादाबाद, किसी वस्तु का नाम जैसे टेबल, किसी विचार का नाम जैसे ऑनेस्टी, इमोशन जैसे लव। तो इन सभी चीजों के नाम को हम नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। अब सीधे बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन की। काइंड्स ऑफ नाउन में दोस्तों आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले होता है प्रॉपर नाउन। आपने बहुत बार नाउन पढ़े होंगे, लेकिन आज एक छोटा सा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप जरूर समझ लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर से मतलब होता है व्यक्तिगत यानी खुद का। अगर कोई भी नाम किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी व्यक्ति का खुद का हो जिससे हम उसको पुकारते हैं, वो प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आता है। दूसरी बात, जो मेरा तरीका है प्रॉपर नाउन को समझाने का वो ये है कि प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, आपको मालूम है। ये एक नाम होता है, आपको मालूम है, लेकिन जो मैंने इसमें ऐड किया है वो है केवल एक, यानी कि प्रॉपर नाउन दुनिया में अकेला होता है, दूसरा कोई नहीं होता है। आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए प्रॉपर नाउन का तो वो अकेला होगा। जैसे कविता, कविता नाम जरूर दूसरे व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन जो कविता एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं, सेम टू सेम वो दूसरी कविता नाम तो रखेगी लेकिन सेम ऐसी ही नहीं होगी। जैसे गंगा, गंगा इज द नेम ऑफ ए रिवर, नदी का नाम है। गंगा एक है और गंगा नाम जरूर होगा लेकिन उसका प्लेस, उसका स्थान, उसका बहाव क्षेत्र सेम नहीं हो सकता। इस तरह का एक मैसेज दोस्तों मैंने आपको आपके व्हाट्सएप पे सेंड भी किया था कि आप प्रॉपर नाउन हैं। प्रॉपर नाउन से मतलब केवल एक, यानी पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं। तो आपको यदि प्रॉपर नाउन को फाइंड आउट करना हो कि प्रॉपर नाउन है या नहीं, तो आपको सवाल करना है केवल एक। जो भी वर्ड दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए गंगा दिया है, तो हम गंगा से क्वेश्चन करते हैं कि गंगा एक है कि कई। उत्तर में आया एक, तो इसका मतलब हो गया कि ये प्रॉपर नाउन है। अब बात करते हैं इसी के साथ में कॉमन नाउन की। देखिए कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा को कहते हैं। यह जाति से अभिप्राय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सैनी, जाटव, जाट इनसे नहीं है। जाति से मतलब है एक समान वर्ग, एक समान वर्ग की वस्तुएं, समान वर्ग के व्यक्ति, समान वर्ग के प्राणी, उससे यहां पर अभिप्राय है। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्मूला है, जो ट्रिक है वो है एक जैसे या भिन्न, और ये ट्रिक है कई। देखिए कॉमन नाउन कई होते हैं,
एक जैसे भी कई होते हैं और भिन्न भी कई होते हैं। तो इन दोनों को, प्रॉपर नाउन को और कॉमन नाउन को अगर आपको समझना है तो सिर्फ एक या कई का आप फॉर्मूला लगाइए, आंसर झट से बाहर आ जाएगा। अगर आपका आंसर आता है कई तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो कॉमन नाउन है, और आंसर आता है एक, इसका मतलब वो प्रॉपर नाउन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं हिमालय, आप आंसर दीजिए एक या कई। आपका आंसर है एक, तो इसका मतलब प्रॉपर नाउन। अब मैंने आपसे पूछा माउंटेन, आंसर दीजिए। आपका आंसर होगा कई, क्योंकि पहाड़ कई होते हैं, पर्वत कई होते हैं, तो इसका मतलब वो कॉमन नाउन हुआ। तो एक या कई, वन या मैनी का क्वेश्चन करके आप प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को कंफर्म कर सकते हैं। अब सीधे सीधे बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन पे। देखिए कलेक्टिव नाउन बना है कलेक्ट से। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा, एक साथ, झुंड में, ग्रुप में। तो जो भी वस्तुएं, जो भी प्राणी हमें ग्रुप में मिलते हैं और उस समूह का पर्टिकुलर कुछ नाम होता है, उसी नाम को हम कलेक्टिव नाउन के रूप में जानते हैं। एक बात कंफर्म होगी कि कलेक्टिव नाउन समूह होता है। समूह व्यक्तियों का भी हो सकता है, वस्तुओं का भी हो सकता है, दोनों ही चीजों को आपको ध्यान रखना है। जैसे आर्मी, आर्मी इज द कलेक्शन और ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। जैसे क्लास, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे फ्लीट, फ्लीट इज द ग्रुप ऑफ सेल्स और शिप्स। फ्लॉक इज द ग्रुप ऑफ बर्ड्स। तो समूह की जब बात आए, समान व्यक्तियों, समान प्राणियों के, समान वस्तुओं की, तो वो कलेक्टिव नाउन होगा। अब बात करते हैं मटेरियल नाउन की। देखिए दोस्तों, मटेरियल का मतलब होता है किसी वस्तु को बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री। और जो भी मटेरियल है, अगर साइंस की भाषा से हम इसको समझे तो मटेरियल में ठोस, द्रव, दो चीजें आती हैं। हमने गैस को उसमें सम्मिलित नहीं किया है क्योंकि हम साइंस नहीं पढ़ रहे, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठोस और द्रव, तो जो भी धातुएं ठोस होंगी वो इसके अंतर्गत आएंगी, और जो भी चीजें द्रव्य होंगी यानी बह जाएं, लिक्विड के रूप में और सॉलिड के रूप में पाई जाने वाली चीजें जो हैं वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगी। जैसे सिल्वर, गोल्ड, वाटर, मिल्क। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं, जब भी मटेरियल नाउन से कोई वस्तु बन जाएगी, जब भी मटेरियल नाउन से कोई चीज बन जाएगी, तब वो मटेरियल नाउन नहीं होती है, वो कॉमन नाउन बन जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है। लेकिन अगर गोल्ड से बनी हुई कोई रिंग है, अंगूठी है, तो वो रिंग जो होगा वो कॉमन नाउन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। मटेरियल नाउन से फॉर्म होने वाला नाउन हमेशा कॉमन होता है, ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में भाव यानी इमोशंस आते हैं, स्टेजेस जो लाइफ की अवस्थाएं होती हैं वो आते हैं, और जो गुण होते हैं वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे भाव की अगर बात करें तो लव, हेट, मर्सी। गुण की अगर बात करें तो ऑनेस्टी, और अवस्था की यदि बात करें तो चाइल्डहुड। तो इसमें आपको ध्यान रखना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कि भाव, अवस्था और गुण का इसमें प्रयोग होता है। दोस्तों कई जगह हमको ये भी सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमको दिखाई नहीं देते, हम केवल उनको महसूस करते हैं। तो इसको भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमको दिखाई नहीं देते, बल्कि इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमको दिखाई देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यदि बुजुर्ग है, बूढ़ा है, तो ओल्ड एज हमको नजर नहीं आती। ओल्ड एज में होने वाले जो परिणाम हैं,
जैसे बालों का सफेद हो जाना, बालों का गिर जाना, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाना, तो इनके रिजल्ट्स हमको दिखाई देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमको दिखाई नहीं देते हैं। इसके अपवाद के रूप में फायर को आप ले सकते हैं, और कुछ जगह पर लोग इसका उदाहरण दे देते हैं कि फायर तो दिखाई देता है, तो अपवाद हर जगह होते हैं दोस्तों। एयर को भी इसी के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। अब बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट बातों की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर फॉर्म में होता है। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर फॉर्म में होता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप प्लूरल नहीं बनाते हैं। अगर कहीं कोई प्लूरल बना होगा तो वो बड़ी ही विशेष अवस्था होती है, साधारणतः हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं देखते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, और इनके पहले सामान्यतः कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आर्टिकल यदि आता है तो वो कुछ विशेष अवस्थाओं में प्रयोग किया जाएगा, जिसको मैं आर्टिकल वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा। तो ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। देखिए, नाउन में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। एक चीज और बता दूं, पहले इसको स्पष्ट कर दूं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन भी कहा जाता है, चूंकि इनको गिना जा सकता है। और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल कहा जाता है, क्योंकि इनको नहीं गिना जा सकता। जैसे अगर हम एयर की बात करें, जैसे हम ईमानदारी की बात करें, तो वी आर नॉट एबल टू काउंट ऑनेस्टी। क्या हम ईमानदारी को गिन सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, जैसे वाटर, पानी को हम नहीं गिन सकते। पानी यदि किसी मग में, बाल्टी में या किसी नाप वाली वस्तु में रखा हो तब हम उसको काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम वाटर को या धातुओं को काउंट नहीं कर सकते। धातुओं से बनी वस्तुओं को काउंट किया जा सकता है। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है नाउन के विषय में। दोस्तों, नाउन में और भी कुछ इंपॉर्टेंट है टीजीटी के लिए। देखिए, नाउन में दो चीजें आपको जरूर याद रखना है, उसका मैं वीडियो भी बनाऊंगा। एक तो जेंडर और एक सिंगुलर और प्लूरल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट है। और अब मैं आपको वो दोनों चीजें आपको याद रखनी है, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको याद करना है। सिंगुलर, प्लूरल और जेंडर केस, दोनों का मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा। अब आज की 1 लाख की बात। दोस्तों, अक्सर मेरे से पूछा जाता है कि सर, हाउ टू क्लेरिफाई ए नाउन और एडजेक्टिव। तो नाउन में भी आपको बता दूं दोस्तों, ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन आपको कभी परेशान नहीं करेगा। जहां भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा दोस्तों, इस उदाहरण को आप ध्यान से समझिएगा। इसको अगर आपने समझ लिया तो आप कभी भी मात नहीं खाएंगे एडजेक्टिव और नाउन को पहचानने में। ये कई बार मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बढ़िया से इसको समझा देता हूं। देखिए, मैं एक उदाहरण यहां पे देता हूं। सपोज कीजिए, मैं समझाने के लिए एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। मान लीजिए यहां पर लिखा है ऑनेस्ट। अब हमको नहीं मालूम कि ये एडजेक्टिव है कि ये नाउन है। अब हमको इसको क्लेरिफाई करना है कि एडजेक्टिव का पता करें या नाउन का, दोनों में से ये क्या है। तो मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूं, आसान तरीका बता रहा हूं। कोई भी वर्ड दिया हो, अगर आपको उसका, ये आपको ध्यान रखना है, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मीनिंग ही नहीं मालूम है तो फिर आप क्लेरिफाई नहीं कर सकते। और चूंकि आप इंग्लिश साहित्य के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, तो वोकैबुलरी को बढ़ाना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो देखिए, ट्रिक क्या है, जो भी वर्ड दिया है नाउन या एडजेक्टिव के रूप में आपको नहीं पता है, तो आप क्या कीजिए, उसके आगे बॉय या गर्ल लगा दीजिए। बॉय या गर्ल लगा दीजिए। अब
कुछ भी आप लगा सकते हैं, या बॉय या गर्ल अनिवार्यता नहीं है, आप कुछ भी कोई एक नाउन उसके आगे रख सकते हैं। कोई एक नाउन आप प्लेस कर दीजिए। कर दिया, यहां पे हमने मान लीजिए हमने यहां पर बॉय लगा दिया। अब हमको करना क्या है, ये मैं सभी एडजेक्टिव के लिए बता रहा हूं, नाउन के लिए बता रहा हूं ये ट्रिक, कि जो भी वर्ड दिया है, जैसे यहां पे ऑनेस्ट दिया था, अब हमको नहीं मालूम है कि ऑनेस्ट नाउन है कि एडजेक्टिव है, तो हमने क्या किया, इसके तुरंत बाद में बॉय एक नाउन हमने प्लेस कर दिया। अब हम देखेंगे कि दोनों का जब अर्थ हम निकालते हैं तो क्या दोनों आपस में मर्ज हो रहे हैं। देखिए, ऑनेस्ट माने ईमानदार, बॉय मीन्स लड़का। तो देखिए, ईमानदार लड़का पूरा अर्थ बन गया, और लड़के की क्वालिटी है, गुण है कि वो क्या है, ईमानदार है। तो इससे हमें पता लग गया कि ये जो शब्द है ये नाउन नहीं है, बल्कि ये एक एडजेक्टिव है। ये तरीका आपको फॉलो करना है दोस्तों, किसी भी शब्द में आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो अगर वो क्वालिफाई करता हो इस वाले नाउन को तो वो एडजेक्टिव होगा, अगर न करता हो तो फिर वो नाउन एडजेक्टिव नहीं होगा, वो नाउन होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहां देने की कोशिश जरूर करता हूं, 1 सेकंड में आपका लूंगा। हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे नाउन और एडजेक्टिव को क्लेरिफाई करने की। तरीका मैंने आपको बता दिया। यहां पर हमने लिखा है हेट। अब देखिए कि हमको नहीं मालूम है कि हेट नाउन है कि एडजेक्टिव है, हमको नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमने अपने पास से एक नाउन लगा दिया। अब देखिए, हम इसको क्वालिफाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हेट का मतलब नफरत, नफरत आगे लड़का। तो देखिए, क्या ये वाला शब्द इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, नफरत लड़का? नहीं, मैच नहीं हो रहा है। जब मैच ना हो तो नाउन है, और मैच हो जाए तो एडजेक्टिव है। जैसे ब्रेव, हमको नहीं मालूम कि ब्रेव एडजेक्टिव है कि नाउन है, तो हमने क्या किया, इसके बाद में बॉय लगा दिया। अब देखिए, ब्रेव माने बहादुर, बॉय मीन्स लड़का। अब जब हमने प्लेस कर दिया तो हम देखते हैं बहादुर लड़का। तो ये वाला शब्द इस वाले शब्द की क्वालिटी बता रहा है, तो हमें पता लग गया कि ब्रेव क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो दोस्तों, ये रही आपकी ट्रिक। यदि आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप कभी भी इसमें मार्क नहीं खाएंगे। आगे भी मैं जब भी ऐसे टॉपिक कराऊंगा तो उनकी ट्रिक मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस पीजीटी में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। तो आइए साथियों, अब हम समझते हैं प्रोनाउन को। देखिए, प्रोनाउन को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, नाउन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोनाउन, क्योंकि इसके जो भी हम प्रकार पढ़ेंगे वो हम देखेंगे एडजेक्टिव में, और फिर दोनों में आपको होगा कन्फ्यूज़न कि दोनों में प्रोनाउन कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा है। तो यदि आप इसको पहले से ही अच्छे से समझते हुए चलेंगे तो फिर एडजेक्टिव में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं बिना समय गंवाते हुए सीधे चलता हूँ वीडियो की ओर। देखिए, टॉपिक है प्रोनाउन। जैसा कि आपको मालूम है, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। इसको हम अगर फैक्टराइज करें या इसके अर्थ को समझें तो इसका मतलब हुआ सबका नाम, यानी कि एक ऐसा नाम जिसका प्रयोग मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, और कोई और भी कर सकता है। मैं अपने लिए मैं बोलता हूँ, आप भी अपने लिए मैं बोलते हैं, और कोई और पर्सन भी अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करता है। तो ऐसा ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग सबके द्वारा किया जाए, इसी को हम सर्वनाम या प्रोनाउन या सबका नाम कहते हैं। दूसरी बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो सर्वनाम है क्या? संज्ञा के बदले में बोले जाने वाले जो शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं।
ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। आपको परिभाषा मालूम है, इस पर ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की हम बात करेंगे, ये चीज़ें आपको समझनी है। तो सबसे पहला प्रकार आता है पर्सनल प्रोनाउन का। देखिए, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन का जैसे आई दिया है तो उसके साथ में एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म रखी होती है मी। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होता है। ऐसे ही वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होती है। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म जो आती हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस के अंतर्गत आती हैं। इसको हम हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने मेंशन किया है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म। यू की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म यही होती है। ही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, शी सब्जेक्टिव, हर ऑब्जेक्टिव। इट के भी दोनों फॉर्म सेम ही होते हैं। दे सब्जेक्टिव और देम ऑब्जेक्टिव। तो प्रोनाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें आप डायरेक्टली याद रखिएगा। याद रखेंगे तो उसमें आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना विचारना नहीं पड़ता है। यहाँ तक शायद आपको आता भी होगा। अगली बात करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन की। दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार बताने वाला, अधिकार प्रकट करने वाला। तो इसको हम हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। अधिकारवाचक सर्वनाम। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं वो यहां मैंने मेंशन किए हैं। माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ये शब्द पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, एक बात आपको यहाँ पे बतानी है, चूंकि पॉजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, तो दोनों में मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे बता देता हूँ कौन से शब्द पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, कौन से शब्द पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ये आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। माई, माइन, आर, आर्स, योर, योर्स, हर, हर्स, देयर, देयर्स। तो ये वाला जो फॉर्म है ये हमारा कहलाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चूंकि हम इनको प्रोनाउंस के अंतर्गत पढ़ते हैं तो हम कई बार गलत कर देते हैं क्वेश्चन और इनको हम प्रोनाउन मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है और इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इसके विपरीत यदि हम इधर की बात करें, माइन, आर्स, योर्स, हर्स और देयर्स, ये पॉजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इनमें अंतर क्या है। देखिए, जो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं ये अपने साथ कोई ना कोई नाउन लेते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको यहां पर बता देता हूं। दिस इज माई बुक। दिस बुक इज माइन। देखिए, यहां पर हमने माई का प्रयोग किया है, तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन लेते हैं, जैसा कि यहां पर आया है बुक। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन अपने साथ कोई भी नाउन नहीं लेते। यहां लिखा गया है माइन। दोनों सेंटेंस में अर्थ में कोई अंतर नहीं है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस बुक इज माइन, यह मेरी पुस्तक है। दोनों में अंतर है वर्ड्स का। एक जगह पर हमने सेंटेंस बनाया है पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करके और एक जगह हमने सेंटेंस बनाया है पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करके। तो आपको छोटी सी बात यहाँ पर याद रखनी है कि माई, आर, योर, हर और देयर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं
और ये पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यहीं से क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा पूछा जाता है। दूसरा, पजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ कोई ना कोई नाउन जरूर लेते हैं, पजेसिव प्रोनाउन अपने बाद में कोई नाउन नहीं लेता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। देखिए, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है दर्शाना, संकेत करना, इशारा करना। प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। अब आपने देखा होगा जब भी हम कोई चीज़ बताते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ अपने फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, मेरा फ़ोन सामने स्टैंड में लगा है और मैं इसकी ओर इशारा करके कहता हूँ कि यह फ़ोन मेरा है। तो आप देखिए, मैंने अपने हाथ से इशारा किया फ़ोन की ओर। तो ऐसे शब्द जो इशारा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं या जो संकेत करते हैं, उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। अब वो शब्द कौन से हैं, यहाँ देख लेते हैं। दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, दैट, दीज, दोज कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इनका प्रयोग हम संकेत करने के लिए, इशारा करने के लिए करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना होगा, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। उसको भी मैं क्लेरिफाई आपको कर देता हूँ। देखिए, इसी एग्जाम्पल को हम देखेंगे। दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन। यह दोनों सेंटेंस में हमने दिस का प्रयोग किया है, दोनों सेंटेंस में दिस दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा प्रोनाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है। तो सिंपल सी बात आपको देखनी है, यदि दिस के बाद में कोई नाउन दिया हो, दिस, दैट, दीज, दोस के बाद में कोई नाउन दिया हो, तब यह होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यदि नाउन न दिया हो तो ये होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये दोनों में आपको अंतर ध्यान रखना है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप इस चीज को समझने में चूक गए तो फिर आपसे गलती हो जाएगी। दिस के बाद, दैट के बाद, दीज के बाद, दोस के बाद यदि नाउन दिया हो तब वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, नाउन न हो तब वो जो है प्रोनाउन होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। आगे बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की। देखिए, रेसिप्रोकल का मतलब है परस्पर संबंध, एक दूसरे के साथ संबंध बताने वाले शब्द। इसमें दो शब्द हम यूज करते हैं, एक आता है हमारा ईच अदर और दूसरा आता है वन अनदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का मतलब है पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम, यानी ऐसा सर्वनाम जो परस्पर संबंध को दर्शाता है। यहां पर भी दोस्तों आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, ईच अदर का प्रयोग दो के लिए और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देता हूं। राम एंड श्याम लव ईच अदर। ऑल द फोर ब्रदर्स लव वन अनदर। देखिए, एक सेंटेंस में हमने ईच अदर का प्रयोग किया है और एक में हमने वन अनदर का प्रयोग किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है। यहां पर राम और श्याम दो पर्सन हैं और दोनों के आपसी संबंध के लिए हम ईच अदर का प्रयोग कर रहे हैं। राम और श्याम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो इसलिए हमने दो लोगों की बात है, इसलिए हमने यहां पर ईच अदर का प्रयोग किया है। दूसरे सेंटेंस में
ऑल द 4 ब्रदर्स लव वन अनदर। 2 से अधिक लोग हैं, 4 कैंडिडेट हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आपस के लिए क्या लगाया, एक दूसरे के लिए वन अनदर शब्द का प्रयोग किया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ईच अदर का प्रयोग 2 के लिए और वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक पर्सन के लिए, व्यक्तियों के लिए होता है। अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, ये 2 प्रोनाउन हैं और अक्सर लोग इसके विषय में क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको बड़े इजीली इसको समझा देता हूं। दोनों में ही सेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। माई सेल्फ, आर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, देम सेल्फ्स, वन सेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी हैं और एम्फेटिक प्रोनाउंस भी हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, यही शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी हैं और एम्फेटिक प्रोनाउंस भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर दोनों में एक से ही शब्द आ रहे हैं, तो इसमें फिर दोनों में अंतर क्या है? तो आइए इनके अंतर को हम समझते हैं। देखिए यहां पर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना है रिफ्लेक्ट वर्ब से। जब कोई सब्जेक्ट अपने आप को रिफ्लेक्ट करे शब्दों के माध्यम से, कौन से शब्दों के माध्यम से? माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, इन शब्दों के माध्यम से कोई भी सब्जेक्ट जब अपने को रिफ्लेक्ट करता है तब वो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है। अभी ये बात आपको स्पष्ट नहीं हुई होगी। दूसरी ओर हम बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक का मतलब होता है जोड़ देना। जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग जोड़ देने के लिए किया जाए तब वह एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। अब सवाल ये उठता है कि दोनों को आप कैसे क्लेरिफाई करेंगे? तो देखिए ये कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, अगर आप इनका अनुसरण करेंगे तो आप एकदम से क्लेरिफाई कर लेंगे कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक हों। देखिए यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है, क्रिया को करने वाला और क्रिया से प्रभावित होने वाला एक ही है, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अभी इसको मैं एग्जाम्पल पर फॉलो करके आपको दिखाऊंगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग हों तब एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। उसके बाद सेल्फ वर्ड हटाने पर अर्थ बदलना। जो भी वर्ड दिया हुआ है सेल्फ फॉर्म वाला, उसको हटाने पर यदि अर्थ बदल जाए तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। दूसरी ओर सेल्फ वर्ड हटाने पर अर्थ न बदले तब एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट, सेल्फ वर्ड हटाने पर अर्थ न निकलना या अस्पष्ट होना। ये दोनों बातें, इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। अर्थ न निकलना या अस्पष्ट होना, तब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इधर एम्फेटिक प्रोनाउन में सेल्फ वर्ड हटाने पर अर्थ सही रहना, यानी कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो वैसा का वैसे ही रहता है, तब वहां पर एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। आइए इन दोनों तीनों बातों को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है ही हिमसेल्फ रोट ए लेटर। तो यहाँ पे हमने एम्फेटिक प्रोनाउन या यूं कहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या यूं कहिए कि फॉर्म को लिखा है एक सेल्फ वाली। अब हमको नहीं मालूम कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है या ये
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो इनमें से पहली बात हम लागू करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक हों। ही हिमसेल्फ रोट ए लेटर। क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट, यानी कि ये रहा सब्जेक्ट, क्रिया से प्रभावित होने वाला ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या हैं? अलग अलग हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब अलग होंगे तो ये शब्द बन जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या बन जाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन। और यदि दोनों एक ही होते, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट, तब यहां पर क्या हो जाता? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता। उम्मीद है आपको बात स्पष्ट हो रही होगी। अगले एग्जाम्पल में इस बात को फिर से समझते हैं। देखिए, आई कट माई सेल्फ वेन आई वॉज शेविंग। आई कट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कट कर लिया। वेन आई वॉज शेविंग, जब मैं शेविंग कर रहा था। तो कट किया किसको? माई सेल्फ, अपने आप को। कट किया किसने? आई यानी मैंने। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है? एक ही पर्सन है। यानी कटने वाला और काटने वाला दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोनाउन है ये हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हमने कहा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक हों तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग हों तो एम्फेटिक प्रोनाउन। अगले एग्जाम्पल को हम समझते हैं, उसमें हम देखते हैं आई माई सेल्फ परफॉर्म्ड द एक्सपेरिमेंट। देखिए, आई क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट यानी आई, परफॉर्म्ड मैंने परफॉर्म किया। क्या परफॉर्म किया? एक्सपेरिमेंट। ये रहा ऑब्जेक्ट। अब देखिए, सब्जेक्ट आई है और ऑब्जेक्ट द एक्सपेरिमेंट है, यानी दोनों अलग अलग हैं। जब दोनों अलग अलग हैं तो इसका अभिप्राय ये होता है कि अलग अलग होंगे तो एम्फेटिक प्रोनाउन और एक होंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अब आप आसानी से यहां बता सकते हैं कि ये कौन सा प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? एम्फेटिक प्रोनाउन। तो यहां पर हमने लिखा हुआ है एम्फेटिक प्रोनाउन। अगले एग्जाम्पल में बात करते हैं। सी ब्लेम्स हर सेल्फ फॉर द इंसिडेंट्स। सी ब्लेम्स, वह ब्लेम करती है। किस पर ब्लेम करती है? अपने आप पर। तो ब्लेम करने वाला और जिस पर ब्लेम किया गया वो दोनों ही कैंडिडेट एक ही हैं। तो जब दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हों तो प्रोनाउन कौन सा होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब अगले एग्जाम्पल में देखिए, आई विल बुल्ड। आई विल बुल्ड ए हाउस। आई विल बुल्ड ए हाउस माई सेल्फ। देखिए, ध्यान दीजिए, आई विल बुल्ड ए हाउस माई सेल्फ। अब क्रिया को करने वाला है आई, क्रिया हो रही है बनाने की, और क्या बनाया जा रहा है? घर। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं। जब दोनों अलग अलग हैं तो हुआ एम्फेटिक प्रोनाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक होंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दोनों अलग अलग होंगे तो एम्फेटिक प्रोनाउन। मुझे उम्मीद है अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसको हम समझते हैं सेल्फ वर्ड हटाने पर अर्थ का बदलना। देखिए, अगर हम सेल्फ हटा देंगे अर्थ बदल जाएगा, तब आप समझिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और यदि अर्थ न बदले तो आप समझिएगा कि एम्फेटिक प्रोनाउन है। इस एग्जाम्पल को हम लेते हैं। ही हिमसेल्फ रोट ए लेटर। अब हमने क्या किया कि इसमें से हमने हिमसेल्फ को हटा दिया। अब देखिए, क्या सेंटेंस पर कोई फर्क पड़ा है? ही रोट ए लेटर, कोई फर्क नहीं पड़ा, सेंटेंस जैसा था वैसा ही है। तो ये कौन सा प्रोनाउन हो गया? एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। अगले सेंटेंस में हम फिर से माई सेल्फ को हटा देते हैं। अब देखिए, आई कट वेन आई वॉज शेविंग।
तो हमने कहा था अर्थ बदल जाए या अस्पष्ट हो। अब हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कटने की जो क्रिया हुई है वो किसके साथ हुई है, तो अर्थ इसका अस्पष्ट है। और जब अर्थ अस्पष्ट हो तो हम कह सकते हैं कि वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो आई कट व्हेन आई वाज शेविंग, मैं काटने की क्रिया हुई मेरे द्वारा, लेकिन पता नहीं चल रहा है किसके साथ हुई, मेरे खुद के साथ हुई या किसी और के साथ। तो अस्पष्टता जब होती है तब वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अगले सेंटेंस में देखिए, इसमें भी हम सेल्फ फॉर्म को हटा देते हैं। आई परफॉर्म्ड द एक्सपेरिमेंट, मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, यानी मैंने एक्सपेरिमेंट किया। तो इससे हमें पता लगता है कि वाक्य में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब वाक्य में कोई बदलाव ना हो सेल्फ फॉर्म हटाने पर, तब वो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। आगे, सी ब्लेम्स हरसेल्फ, इसमें भी हम हरसेल्फ को हटा देते हैं। सी ब्लेम्स फॉर द इंसिडेंट। अब देखिए बात स्पष्ट नहीं हो रही है, ब्लेम करती है खुद पर करती है कि किसी और पर, यह पता नहीं चल रहा है। तो अस्पष्टता जब होगी तब वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग किया गया है, यानी कि आप यहां पर लिख दें हरसेल्फ, जो हमने यहां से इरेज किया था। तो इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, आगे के जो प्रोनाउंस रह गए हैं उनको हम समझते हैं। तो हम आगे के प्रोनाउन में देखेंगे कि सबसे पहले आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूट से बना है, यानी बांटने वाला, व्यष्टिवाचक, विभाग करने वाला। इसके अंदर जो शब्द आते हैं वो आता है ईच, आइदर, नाइदर, नन और एवरी। दोस्तों यहां पर इनको थोड़ा आप समझिएगा, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, सॉरी, आइदर का प्रयोग दो के लिए होता है, दो पर्सन्स के, दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के लिए होता है। नाइदर का प्रयोग भी दो पर्सन्स, दो व्यक्ति, दो वस्तुओं के लिए होता है। इसका अभिप्राय होता है दो में से एक, दो में से एक। और नाइदर का होता है दो में से एक भी नहीं। दो में से एक के लिए आइदर का प्रयोग करते हैं, दो में से एक भी नहीं के लिए नाइदर लगाते हैं। और यदि इनसे ज्यादा संख्या की बात हो, यानी दो से अधिक की बात हो, तो दो में से या दो से अधिक में से एक के लिए हम एनी का प्रयोग करते हैं। दो में से एक भी नहीं, यानी दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए हम नन का प्रयोग करते हैं। इसको आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से यहां पर समझा देता हूं। देखिए, यह लिखा है आइदर ऑफ दीज टू बुक्स इज माइन। तो यहां पर दो किताबों की बात हो रही है, तो इसलिए हमने आइदर का प्रयोग किया कि आइदर ऑफ दीज टू बुक्स, इन दोनों में से एक किताब, दोनों में से एक किताब मेरी है। तो दो में से एक की जब भी बात होगी तो हम आइदर लगाते हैं। अब यदि दो से अधिक की बात हो, एनी ऑफ दीज थ्री, इन तीनों में से कितने की बात हो रही है, दो से अधिक की बात हो रही है, थ्री की बात हो रही है, तब हमने आइदर का प्रयोग नहीं किया बल्कि एनी का प्रयोग किया। एनी ऑफ दीज थ्री वाज देयर, इन तीनों में से एक वहां पर था। तो दो के लिए हम आइदर लगाएंगे, दो में से एक के लिए, और दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं की बात हो रही हो तो हम एनी का प्रयोग करेंगे। ठीक इसके अपोजिट में दो के लिए हम नाइदर लगाते हैं और दो से अधिक के लिए हम नन लगाते हैं। इसकी विस्तृत चर्चा हम आगे के वीडियोस में करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, नाइदर ऑफ दीज बॉयज इज एक्टिव। नाइदर ऑफ दीज
टू बॉयज, यहां मिस हुआ है थोड़ा सा, नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज इज एक्टिव, दोनों में से एक भी लड़का एक्टिव नहीं है। तो दोनों में से एक भी नहीं के लिए हम नाइदर का प्रयोग करते हैं। अब दो से अधिक की यदि बात हो, यानी कई में से एक भी नहीं, तब हम नाइदर नहीं लगाते हैं बल्कि नन लगाते हैं। नन ऑफ दीज थ्री बॉयज इज एक्टिव, इन तीनों लड़कों में से एक भी लड़का एक्टिव नहीं है। तो दोस्तों ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की। देखिए किसी शब्द में बॉडी, थिंग या वन जोड़ने पर, बॉडी, वन और थिंग जोड़ने पर जो शब्द बनता है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। जैसे एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीवन, समवन, नन, नोवन। तो बॉडी, वन और थिंग से बने हुए प्रोनाउन और शब्द जो हैं वो प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। इसी में सम को भी रखा गया है और इसी में ऑल को भी रखा गया है। देखिए सम का प्रयोग आप कई जगह देखते होंगे, लेकिन अगर इस तरह से लिख दिया जाए सम आर गुड, तो यहां पर हम पाते हैं कि सम जो है वो एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जो कि ये अनिश्चितता का बोध कराता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसको हम कहते हैं। ऐसे ही ऑल सब की बात कर रहा है, लेकिन हमें निश्चित संख्या नहीं बताता, निश्चित वस्तु नहीं बताता, इसलिए इसको भी इंडेफिनिट प्रोनाउन में रखा गया है। जैसे आपने फिल्म का डायलॉग सुना होगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो इसमें आप देखेंगे कि ऑल का प्रयोग किया गया है, जो कि एक सर्वनाम के रूप में यूज किया गया है। अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की। देखिए जोड़ने वाले प्रोनाउन, जोड़ने वाले शब्द जो वाक्य को जोड़ते हो वो रिलेटिव प्रोनाउन की श्रेणी में आएंगे। और उसमें किन शब्दों को इंक्लूड किया जाता है, हु, विच, दैट। दोस्तों मोस्टली इसमें हु, विच, दैट का प्रयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। I saw the boy, I saw the boy, मैंने लड़के को देखा, who was running fast, जो तेज दौड़ रहा था। तो इस who ने इस क्लोज को इससे जोड़ दिया है, तो यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। ऐसे ही which का प्रयोग भी किया जाता है, that का प्रयोग भी किया जाता है, whom और whose का प्रयोग भी किया जाता है। आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जिनसे प्रश्न पूछा गया हो वे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यहां पर आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा जब उसका प्रयोग संज्ञा के बदले में किया जा रहा हो। जैसे हमने कहा हु इज देयर, हु इज देयर में हु जो है वो एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि जिसके लिए भी हम पूछ रहे हैं कि कौन है, वहां पर जो भी कोई होगा वो कोई ना कोई नाउन निश्चित रूप से होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये थे प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन। अब आगे के वीडियो में हम एडजेक्टिव के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। आपको ये भी बता दूं, कुछ लोगों के मन में डाउट होगा, इनकी डिटेल्ड स्टडी भी हमें करनी है, और वो डिटेल्ड स्टडी हम जब ही कर पाएंगे जब हम इनको समझ लेंगे, बेसिक इनका हम जान लेंगे। तो आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी डिटेल्ड स्टडी हम आगे के वीडियोस में करेंगे। नमस्कार।